दोस्तों, आज हम एक बड़ा प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारी पूरी सोसाइटी में आज पूरी तरीके से फैल गई है ना। ये कोई हेल्थ इशू नहीं है, ये एक फैमिली इशू है और अपनी पूरी सोसाइटी इससे डिस्टर्ब है। ये इशू है हमारी सोसाइटी में फैल रही फैमिली डिसरप्शन के बारे में, यानी फैमिली जहाँ का ताना बोना, जहाँ ये विघटन हो रहा है उसके बारे में। जहाँ हम छोटे छोटे इशू पर वाइफ एंड हस्बैंड के बीच में डिस्प्यूट को होते देखते हैं और इसकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ये दोस्तों चिंता का विषय है और इसकी वजह से भरण पोषण, तलाक, 498 के केसेस भी लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। हम इसके सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे, लेकिन आज इससे जुड़े मेंटेनेंस के बारे में जानते हैं। मेंटेनेंस के बारे में ये हमारा पहला वीडियो है और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, मेंटेनेंस, डाइवोर्स और इसके कई सारे कानूनी पहलू जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट का पार्ट होते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आगे आने वाले वीडियो में इस बारे में आपको अधिक से अधिक इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। चलते हैं अपने इस पहले वीडियो में। दोस्तों, 3 प्रकार के लोग होते हैं जिसके लिए कानून एज ए मैटर ऑफ राइट मेंटेनेंस की व्यवस्था करता है। यदि ये पाया जाता है कि उसके पास न तो आर्थिक साधन है और न ही आय का कोई स्रोत और वो बिल्कुल बेसहारा है, ये प्रूफ करना कोर्ट में बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि एक कॉम्पिटेंट व्यक्ति जो अपनी देखभाल करने में स्वयं सक्षम होता है उसको भरण पोषण की राशि नहीं दी जाती, क्योंकि उसके भरण पोषण देने का कोई मतलब ही नहीं होता। उसकी सक्षमता, उसकी अक्षमता एक अलग विषय हो सकती है जिस पर चर्चा हम कभी किसी और वीडियो में करेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि भरण पोषण का एक्चुअल मतलब क्या होता है, यानी इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। तो देखिए, भरण पोषण में सिर्फ खाना पीना शामिल नहीं होता, इसमें भोजन के अलावा इंसान की वो सारी बेसिक नीड्स शामिल होती हैं, जैसे कपड़े, आवास की फैसिलिटी, यानी इंसान की सारी बेसिक जो नीड होती हैं इसमें शामिल है। इसमें एजुकेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट भी शामिल होता है। डॉटर यानी पुत्री यदि अनमैरिड है तो उसकी शादी भी इस भरण पोषण शब्द के अधीन आता है। और मेंटेनेंस को मानते वक्त कोर्ट इन सारी बातों को ध्यान में रखती है। दूसरा प्रश्न क्या है कि ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनके बारे में कानून भरण पोषण देने की बात करता है, और ऐसे कौन से कानून हैं जिसमें किसी व्यक्ति को भरण पोषण देने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है, उसके प्रोविजंस क्या है। चर्चा करेंगे इन चीज़ों के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं कि भरण पोषण की मांग कौन कौन लोग कर सकते हैं। जैसा कि हमने पहले बताया कि एक डिपेंडेंट व्यक्ति यानी आश्रित, जिसकी आय का कोई निश्चित साधन नहीं होता है, भरण पोषण करने की मांग कर सकता है। और ऐसे लोगों में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं? इसमें शामिल होते हैं पत्नी। जब पत्नी की बात आती हो तो इसका हमेशा मतलब होता है वैलिड मैरिज, यानी वैलिड मैरिज से होने वाली पत्नी को ही मेंटेनेंस का राइट होता है। तो क्या इसमें वैसी पत्नी भी शामिल हैं जिसकी शादी कानूनी तौर पर मान्य नहीं है या जिसे तलाक हो चुका है? तो आप ये जान लें कि जिसका तलाक हो गया है या बिना कारण के पति से अलग रह रही है, वो भरण पोषण की मांग नहीं कर सकती। हालांकि हिंदू विधि अधिनियम में, हिंदू मैरिज एक्ट में कुछ स्पेशल कंडीशन दिए गए हैं जहां डाइवोर्स के बाद भी वो मेंटेनेंस की मांग कर सकती है। आने वाले वीडियो में हम इसके भी बारे में बताएंगे। दूसरी पत्नी कौन है? यानी पहले पत्नी के जीवित रहते दूसरी विवाह करने वाली महिला। ऐसी महिला को भी के पक्ष में भी मेंटेनेंस का ऑर्डर नहीं किया जाता है। अब दूसरा कौन है जो कि मेंटेनेंस के लिए मांग कर सकते हैं? बच्चे, चाहे वो जायज हो या नाजायज, इसमें उनकी गलती नहीं होती। वो पुत्र हो या पुत्री, सारे लोगों को एक बच्चे के रूप में मेंटेनेंस का राइट होता है। जो तीसरा पक्ष पहलू आता है इसका, जो तीसरे पर्सन है जो इसके लिए दावा कर सकते हैं, वो है आपके माता पिता, बुजुर्ग माता पिता जो स्वयं अपना मेंटेनेंस करने में अनेबल होते हैं, उसके लिए वो सक्षम नहीं होते। अब ऐसी व्यवस्था क्यों की गई है कि ये सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए ये मेंटेनेंस की व्यवस्था है? अब चूंकि ये सदस्य एक फैमिली के कॉन्सेप्ट में फैमिली का इंटीग्रल पार्ट होता है, यानी उसका अभिन्न अंग, इसलिए कानून में इन सारे लोगों को मेंटेनेंस की मांग करने का अधिकार दिया गया है। अब ये प्रश्न है कि ये मांग किससे किया जा सकता है?
अब जहाँ तक पत्नी की बात है, वह अपने पति से मांग करेगी, जो बच्चे हैं वो अपने पिता से मांग करेंगे, और जो बुजुर्ग माता पिता हैं अपने पुत्र से मांग करेंगे। अब ये एक रिलेटिव टर्म है, क्योंकि पति का पत्नी से, बच्चे का अपने पिता से और माता पिता का अपने पुत्र से संबंध होता है, इसलिए ऐसी व्यवस्था उनके अगेंस्ट में दी गई है। अब ये जानते हैं कि उस कानून के बारे में जहां डिपेंडेंट व्यक्ति मेंटेनेंस के लिए मांग कर सकता है, लेकिन इससे पहले एक बात समझना जरूरी है कि भरण पोषण एक फैमिली का मैटर होता है, एक परिवार का विषय है, और इसलिए ये एक रिलीजन से भी जुड़ा हुआ मामला है और रिलीजन बेस्ड भी है। रिलीजन बेस्ड कई सारे कानून बनाए गए हैं। हिंदू के लिए अलग है, मुस्लिम धर्म के लिए अलग है। जब धर्म विशेष से जुड़े व्यक्ति होते हैं, उस धर्म से जुड़े हुए कानून के अधीन अपने भरण पोषण के लिए उस कानून का आश्रय ले सकते हैं। जैसे हिंदू धर्म के लोग कानून के तहत भरण पोषण की मांग कर सकते हैं, और जिस कानून के अधीन वो मांग करते हैं वो है हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम। इसी तरह मुस्लिम धर्म के लोग भी भरण पोषण के लिए अपने धर्म से जुड़े शरीयत कानून के अनुसार भरण पोषण की मांग करते हैं, क्योंकि मुस्लिम धर्म से जुड़े हुए कानून हिंदू धर्म की तरह पूर्ण रूप से कोडिफाइड नहीं है, इसलिए उनके भरण पोषण के संबंध में नियम और कानून उनके व्यक्तिगत धर्म से अधिक प्रभावित होते हैं। हालांकि भरण पोषण के संबंध में भी उनके लिए कुछ अतिरिक्त व्यक्तिगत कानून बनाए भी गए। तीसरा, जिसमें कि कोई व्यक्ति भरण पोषण के लिए मांग कर सकता है, वो है दंड प्रक्रिया संहिता। दोस्तों, एक बात आपको मैं क्लियर कर दूं कि भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1 जुलाई 2024 के बाद अब अस्तित्व में नहीं है। इसके स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 144 में इसे स्थान दिया गया है। पहले दंड प्रक्रिया संहिता में धारा 125 के अधीन ये व्यवस्था दी गई थी। एक बात और, चूँकि हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोग हिंदू धर्म के अधीन जो हमने हिंदू विवाह अधिनियम और हिंदू दत्तक एवं मेंटेनेंस एक्ट के अधीन जो अधिकार दिया गया है वो हिंदू धर्म के लिए, लोगों के लिए, बट ये सीआरपी की जो व्यवस्था दी गई है वह धर्म विशेष से अलग है। यानी इस एक्ट के अधीन हर एक धर्म के लोग, हर एक रिलीजन के लोग अपने मेंटेनेंस के राइट को इन्वोक कर सकते हैं। अब जो चौथी व्यवस्था है वो है भरण पोषण के संबंध में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अधीन, जहां न्यायालय पति को पत्नी के पक्ष में मेंटेनेंस देने का ऑर्डर करती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जाना कि मेंटेनेंस के लिए कौन अधिकारी है, किसके विरुद्ध में मेंटेनेंस का आदेश दिया जा सकता है, और ऐसे कौन से कानून हैं जिसमें कि भरण पोषण की मांग की जा सकती है। एक जनरल कॉन्सेप्ट मैंने देने की कोशिश की है। भरण पोषण के बारे में और भी कई सारी बातों को हम अगले वीडियो में प्रोवाइड करवाते रहेंगे, और उम्मीद करता हूं कि भरण पोषण के संबंध में बताई गई ये बातें आपको अच्छी लगी होंगी। यदि अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, और वेट करेंगे मेंटेनेंस के संबंध में नए वीडियो का। धन्यवाद।